जो नदियां प्रदूषित हो रही हैं, सिर्फ नारे तमाम लगे लेकिन कुछ हुआ नहीं नदियों के लिए। और प्रकृति का जो संरक्षण संवर्धन की बात है, जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए पेड़ पौधों का जिक्र किया, उनकी धड़ल्ले से कटाई हो रही, तमाम आपने देखा होगा। सरकार उस पर कोई जब तक पहल नहीं करेगी तब तक आप लोगों का जो ये प्रयास है एक मंच पे आकर के, वो कितना हद तक सफल हो पाएगा? अगर यही गति रही आजमगढ़ में तो अगले 5 साल बाद आजमगढ़ का बड़ा हिस्सा डार्क जोन में परिवर्तित होने जा रहा है। नेचर नेटवर्क क्या है जिसमें आपको एक बड़ा दायित्व सौंपा गया है? सरकारें अपने नियर और डियर के लिए बनाई जाती हैं और अपने नियर और डियर के लिए चलाई जाती हैं। आप 10 पेड़ लगा के आइए और 20 साल में वो जो पौधे हैं वो बड़े वृक्ष बन गए, जैसे ऐसे वृक्ष बन गए। तब तक कोई आ गया, उसको जेसीबी लगा करके उसको काट दिया। बिल्कुल। तो फिर आप कितने कदम अपने से चलेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि ये हवा भी बिना मास्क लगाए ना मिले, इसको बचा के रख लिया। टीन के डब्बों में मिलने लगे। हाँ, टीन के डब्बों में। तो इसके लिए हम लोग इसको इसके लिए सब लोग कमर कस रहे हैं। हम इसकी गणना क्यों नहीं करते कि हमने जितना पेड़ लगाया और जितना पेड़ कटे, दोनों के सापेक्षिक गणना में अंतराल कितना आया। और एक अगर 20 साल का पेड़ कटा है तो उसके सापेक्ष अगर 20 पेड़ भी लगाए जाएंगे तब भी उतना वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं करेगा, उतना ऑक्सीजन उत्सर्जन नहीं करेगा। तो हम कितने घाटे में जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी तमसा नदी के किनारे है और हमारे साथ एक बेहद ख़ास शख्सियत डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी मौजूद हैं। जय मातृभूमि। इनसे हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्योंकि हाल ही में इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है नेचर नेटवर्क के थ्रू। वो जिम्मेदारी क्या है उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर नेचर नेटवर्क क्या है। और इन्होंने अभी हाल ही में उत्तराखंड की यात्रा की है, वहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो उन सारी बातों को इनसे समझते हैं। पहले तो ये बताइए कि नेचर नेटवर्क क्या है जिसमें आपको एक बड़ा दायित्व सौंपा गया है? जय मातृभूमि। धन्यवाद वसीम भाई, जो आप इस विषय को उठा रहे हैं। नेचर नेटवर्क वस्तुतः पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का एक इनिशिएटिव है, पहल है, जिसके लिए बिहार के गंगा पर काम करने वाले पंकज मालवीय जी भी सम्मिलित हैं और हम लोग उसके पार्ट हैं। नेचर नेटवर्क वस्तुतः इस सोच की उपज है कि भारत के कोने कोने और प्रत्येक ज़िले में लगभग सभी नदियों के किनारे भी कुछ न कुछ साथी काम कर रहे हैं अपना अपना संगठन बना के, लेकिन इनके लिए कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जहां ये सब लोग एकत्रित हों, सब लोग अपने अपने अनुभवों को साझा करें और क्या और कैसे किया जा सकता है इस पर कोई बात हो सके। यानी जो नदी प्रेमी हैं, नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करते हैं, प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करते हैं, उनको एक मंच पे लाया गया जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रहे हैं। पर्यावरण से रिलेटेड, जल संरक्षण से रिलेटेड जितने लोग भी हैं वो सारे लोग एक मंच पर आ सकें और अपनी पूरी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई नेता नहीं, कोई पीछे चलने वाला नहीं, सब लोग एक साथ साथी की भाव से ये कार्य कर सकें। इस विषय को लेकर के 25-26 मई को देहरादून हेस्को के केंद्र पर एक बैठक हुई। बैठक बहुत फ्रूटफुल रही और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पूरे देश स्तर पर इस प्रकार के कार्य किए जाएं और जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, वो वैज्ञानिक है नहीं है, ये विषय नहीं है, लेकिन उनके कार्य का जो अनुभव है उसके लिए उनको एकत्रित किया जाए। हम अपना उनके साथ शेयर करें और वो हमारा अपना हमारे साथ शेयर करें। इस प्रकार के भावना भी पंकज मालवीय ने कि कहा कि जो जहाँ काम कर रहा है हम वहीं चल करके थोड़ा सहयोग कर लें, हमारे यहाँ आकर के लोग सहयोग कर लें, तो इससे और अच्छा वातावरण बन सकेगा। इसी और एक दूसरे की पृष्ठभूमि को समझने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जागरण, बड़ा जागरण हो सकेगा। और ये जो जागरण, जनता स्वतः स्फूर्त जागृत हो गई इस विषय को लेकर के, तो ये जो राजनीतिक विषय हैं, खाली सड़क पानी ये वो, इससे काम नहीं चलेगा। चलेगा कि अब हमें एक चीज मात्र बची है, हवा, जिसे हम खुले में ले पाते हैं बिना मास्क लगाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हवा भी बिना मास्क लगाए ना मिले, इसको बचा के रख लिया। टीन के डब्बों में मिलने लगे। हाँ, टीन के डब्बों में। तो इसके लिए हम लोग इसको इसके लिए सब लोग कमर कस रहे हैं। और दूसरा विषय ये है कि उसी में कार्बन फुटप्रिंट पे चर्चा हुई, छोटी सी, लेकिन वो कार्बन फुटप्रिंट
का विषय एक धीरे धीरे बड़ा बना और 2 जून को फिर दिल्ली में संस्कृत मंत्रालय के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र में बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर एल प्रकाश जोशी जी, मैं, पंकज मालवीय जी, कई विश्वविद्यालयों के लोग, विशेषज्ञ, आईआईटी के लोग, सब लोग एकत्रित हुए थे। और कार्बन फुटप्रिंट पर भी चर्चा हुई कि हर चीज़ से कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, इसको जानने का अधिकार सबको है, ताकि वो लोग अपने अपने पदार्थों से जो भी उपभोग कर रहे हैं उससे कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उस पर हम कितना रोक लगा सकते हैं। इस पहल की, इस विषय की जो चर्चा हुई, इतनी ज़बरदस्त उसका परिणाम आया कि मैं बता नहीं सकता। और उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी भेजा गया है डॉक्टर एल प्रकाश जोशी जी के नेतृत्व में, और इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहा है नेचर नेटवर्क। मैं देख रहा था जब आप दिल्ली यात्रा पे थे तो आपने एक संस्मरण लिखा उसमें, और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे आप, और दिल्ली से आप अपना इंटरेक्ट कर रहे थे कि दिल्ली क्या है मेरे लिए, मैं कब आया था, क्या किया था, वो सारी यादें आप कर रहे थे। उसके बाद उस मीटिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, फिर जो आपको जिम्मेदारी मिली जी, मैं उस दायित्व के बारे में जानना समझना चाहता हूँ कि आपकी क्या भूमिका होगी नेचर नेटवर्क में। नेचर नेटवर्क में हालांकि मुझसे बात तो की गई थी, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं गया था। कल अभी मुझे सूचना मिली इस विषय पे कि नेचर नेटवर्क के जो मौलिक विषय हैं उसको लेकर के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए दायित्व दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। और मैं समझता हूँ कि इस आजमगढ़ जैसे सुदूर ज़िले में रहने वाले व्यक्ति को इसके लिए चुना गया है, तो कोशिश करूँगा कि मैं अपना सबसे बेहतर उस विषय को दे सकूं। और ये वस्तुतः इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक एजेंडा में बाकी भौतिक चीज़ें जो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं वो तो पर्याप्त हैं, लेकिन ये विषय कहाँ है। जैसा कि डॉक्टर एल प्रकाश जोशी जी का कहना है कि जिस तरह से हम जीडीपी तैयार करते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही हम ग्रास इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट क्यों नहीं तैयार करते हैं। हम इसकी गणना क्यों नहीं करते कि हमने जितना पेड़ लगाया और जितना पेड़ कटे, दोनों के सापेक्षिक गणना में अंतराल कितना आया। और एक अगर 20 साल का पेड़ कटा है तो उसके सापेक्ष अगर 20 पेड़ भी लगाए जाएंगे तब भी उतना वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं करेगा, उतना ऑक्सीजन उत्सर्जन नहीं करेगा। तो हम कितने घाटे में जा रहे हैं। जितना पानी भूगर्भ से हमने लिया अवशोषित, और जितना भूगर्भ में फिर हमने पहुंचाया, दोनों के बीच में कितना अंतराल है। हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्विफर हैं, धरती की कोख में जो बड़े बड़े कुएं हैं, जहाँ जलाशय कह सकते हैं धरती के नीचे, उनको भरने के लिए हम क्या कर रहे हैं। पवन जी, जो गैप है, आप जो सारी चीज़ें बता रहे हैं उसमें जो गैप है, हमारी सरकार भी इससे बखूबी वाकिफ़ है, लेकिन सरकार की तरफ से आपको लगता है कि कोई ऐसी पहल की जाती हो, कोई ऐसा कदम उठाया जाता हो जिससे हमारा इन्वायरमेंटल जो सिस्टम है वो सही हो सके। जो नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, सिर्फ नारे तमाम लगे लेकिन कुछ हुआ नहीं नदियों के लिए। और प्रकृति का जो संरक्षण संवर्धन की बात है, जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए पेड़ पौधों का जिक्र किया, उनकी धड़ल्ले से कटाई हो रही, तमाम आपने देखा होगा। सरकार उस पर कोई जब तक पहल नहीं करेगी तब तक आप लोगों का जो ये प्रयास है एक मंच पे आकर के, वो कितना हद तक सफल हो पाएगा। मित्र, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात कह रहा हूँ। हालांकि इस विषयों पर मेरी आलोचना होती है पर्याप्त, लेकिन मेरा मानना है स्पष्ट। मैं पहले की सरकारों या आपकी सरकारों की तुलनात्मक स्थिति में बात नहीं कर रहा, पर आज़ादी के पहले की सत्ता में, आज़ादी के बाद की सत्ता में कोई भी गवर्नमेंट हो, भारत की या दुनिया की कोई भी सरकार, उसके चरित्र में कोई अंतर नहीं आता है। सरकारें अपने नियर और डियर के लिए बनाई जाती हैं और अपने नियर और डियर के लिए चलाई जाती हैं। तो ये नियर और डियर जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, हाँ, एकदम पहुंचाते ही प्रकृति को। मैं ये पूछ रहा हूं कि हजारों करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं, नदी साफ नहीं होती। भारत की एक भी एसटीपी, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं,
मुझे आरोपित भी किया जा सकता है इस विषय पे, लेकिन चूँकि अब ज़मीन आप कब्जा किए रहे हैं, लेखपाल जाके लिख के ले आएगा कि नहीं ज़मीन पर कब्जा नहीं है, वही कानून को मानेगा, वही नायब तहसीलदार मानेगा, तहसीलदार मानेगा, उसी को एसडीएम मानेंगे, डीएम साहब भी और वही बातें सही मानी जाएंगी, वही न्यायालय तक जाएगी। आप ज़मीन पर काबिज हैं, ये प्रमाण है, मैं प्रमाण हूँ, कहते कहते चिल्लाते चिल्लाते थक जाएंगे, माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो अभिलेख में नहीं है। कोई भी एसटीपी अपनी क्षमता के अनुसार कोई कार्य नहीं कर रही है कहीं भी। अच्छा, दूसरी बात है कि जब तक जनता नहीं चाहेगी, टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दोज अधिकारी, बट अधिकारियों का आपने नाम ले लिया तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूं। अभी हमने पर्यावरण दिवस मनाया, 5 करोड़ आई थिंक पौधे लगाए गए पूरे उत्तर प्रदेश में। अधिकारियों की ये दशा है, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस तैर रहे हैं कि जैसे किसी पेड़ की एक टहनी तोड़ लिया और उसमें जो अलग अलग छोटी छोटी थी उनको तोड़ तोड़ के ज़मीन में ऐसे ही गाड़ दिया गया, ऐसे यूं करके बाहर निकल आ रही हूँ वो सारी चीज़ें। और गिनती में सारे कि हमने पौधे खरीदे और फिर उसको तरीके से इसको प्लांटेड किया गया और ये हमारी प्रकृति को शुद्ध करेगा। तो ये जो भ्रष्टाचार है, जब तक इस पे लगाम नहीं लगेगी तब तक अधिकारियों का गिरबान कैसे छोड़ दें? बिल्कुल, आप लोगों का विषय है, आप लोग इस विषय पर बात कर सकते हैं, लेकिन एक स्थिति है जो हम जैसे लोग हैं, देवनाथ जी खड़े हैं, जय सिंह जी खड़े हैं, हमारे साथ कई यात्राओं में रहे हैं, एकदम प्रॉपर विषय है कि हम विरोध करने में जितनी ऊर्जा जाया करेंगे, हम अपना विषय हमारे जैसे लोग मानते हैं, उससे अच्छा है कि हम 2 कदम सृजनात्मक चल लेंगे, 10 पेड़ लगा। अब ये कैसे सही होगा, इस पे मेरा एक सवाल है। आप 10 पेड़ लगा के आइए और 20 साल में वो जो पौधे हैं वो बड़े वृक्ष बन गए, जैसे ऐसे वृक्ष बन गए, तब तक कोई आ गया उसको जेसीबी लगा करके उसको काट दिया, तो फिर आप कितने कदम अपने से चलेंगे? यही विषय आता है जो आपने पहला सवाल किया था, यही ये विषय आता है कि जब जनता इस विषय को लेकर जागरूक हो जाएगी और इस आधार पर अब तक जितने भी राजनीतिक रूप से एजेंडा चलाए गए, उसमें कोई एजेंडा ग्रीनरी को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के नहीं है। जनता जब उठ खड़ी होगी कि हमें साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, साफ सुथरी उर्वरा मिट्टी चाहिए, जिस दिन जनता उठ खड़ी होगी उसी के आधार पर जब वोट देने की बात करेगी कि जो ये काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, उस दिन जाएंगे कहाँ ये लोग? हम कह रहे हैं कि लंदन की टेम्स नदी साफ हो सकती है, जो कि नाले से बदतर हालत में थी। भूटान में एक भी नदी पर्यावरण प्रदूषण की खैर भूटान की आप बात करें, वहाँ तो जीरो कार्बन की स्थिति, वहाँ पे हमारे जैसी स्थिति नहीं है ना। तो ये स्थिति बना ली जाए अगर कि जनता खाली उठ खड़ी हो कि हमें तमसा साफ चाहिए, हमें हमारे चारों तरफ हरियाली चाहिए, हमें साफ हवा चाहिए। आप देखिए ना कि अब रैपर पे लिख के आने लगा लो शुगर, लिख के आने लगा कि भाई ग्रीन है तो ये है, तो ये है, ठीक है ना। इस तरह से अगर ये चीज़ें भी हम जागरूक हो जाएंगे तो आप विश्वास कीजिए, कार्बन उत्सर्जन की जो जितनी बड़ी चीज़ें हैं, पर्यावरण प्रदूषण की चीज़ें हैं, जल प्रदूषण की चीज़ें हैं, इन सब पे सरकार कानून बनाने लगेगी और जनता उठ खड़ी होगी, ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। मेरा मानना है राज बाद में जागता है, समाज पहले। समाज तो देश के हिस्से के मतलब अलग अलग हिस्सों में जाग रहा है। हंसदेव के जंगल उजाड़े गए तो आम जनता में बड़ी नाराजगी देखी गई, उसी ने रुकवाया, लेकिन तब तक बहुत विनाश हो चुका था। उड़ीसा में आप देख ही रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का अब नाम क्या लेना, अभी नाम लो तो फिर एक सरकार से सीधा उनका सरोकार संबंध है, तो वो जंगल उजाड़ रहे हैं, तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। खैर, मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ। आखिरी सवाल है मेरा ये, जो नेचर नेटवर्क में जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, आजमगढ़ के आप रहने वाले हैं, आपने नदियों पे काम किया, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन पे काम किया, आप यहाँ के लोगों से किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? और जो आपका ये कॉन्सेप्ट है नेचर नेटवर्क का, अगर ये 50% तक भी सफल हो गया अपने मिशन में, तो क्या आमूलचूल परिवर्तन हम देख सकते हैं? मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपनी टीम की तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि अगर नेचर नेटवर्क का कंसेप्ट 20% भी लागू हो जाए तो पर्यावरण में 70% परिवर्तन आ सकता है। 50% की तो बात छोड़ दीजिए। और जहाँ तक सहयोग की बात है,
हम कह रहे हैं सामाजिक कार्य के लिए 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा, आपने पहला साक्षात्कार लिया था मेरा, तो मैंने कहा था कि नदियों में पैसे बहाने की ज़रूरत नहीं है, पानी बहाने की ज़रूरत है। ठीक बात। और आज भी नदियों में पैसे ही बहाए जा रहे हैं, पेड़ लगाने में पैसे ही बहाए जा रहे हैं। 10 ही पेड़ लगाओ, सुरक्षित करो। 5 करोड़ लगाने से बेहतर है कि आप 1 लाख लगाओ। हाँ। उनकी सुरक्षा का आप ध्यान रखो कि कम से कम उसको कवर्ड वगैरह करके इस काबिल बना दो कोई 1 लाख पेड़ भविष्य में खड़े हो तो जाएं। मैं आजमगढ़ के लोगों से ये अपेक्षा रखता हूँ, जब 2016 में हमने मूल सरयू का मार्ग ढूंढना शुरू किया, 2018 में जब मूल सरयू बचाओ अभियान शुरू हुआ, तो ये आजमगढ़ की जनता ही है, भैरव बाबा के आसपास के लोग, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया, बहुत समर्थन किया। लोग लगे 2-2, 3-3 घंटे लोग लगातार श्रम करते थे, जो घर पे फावड़ा भी नहीं चलाते। आजमगढ़ से चल करके, गोरखपुर से चल करके, वाराणसी से चल करके लोग आते थे जी। तो मुझे ये पता है कि आजमगढ़ की जनता में वस्तुतः पोटेंसी ज़्यादा है, लेकिन उस पोटेंसी को इस कदर बांट करके रखा हुआ है कि वो एक साथ अपने हित को, सामान्य हित को पहचानने में नाकामयाब हो रही है। वो पहचाने। अगले 5 साल बाद, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, सरकारी संसाधन है लोगों के पास, चेक करा लें। अगर यही गति रही आजमगढ़ में, तो अगले 5 साल बाद आजमगढ़ का बड़ा हिस्सा डार्क जोन में परिवर्तित होने जा रहा है। ठीक बात। अगर हम उसे बचाना चाहते हैं तो प्रशासन नहीं कर सकता कुछ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, नदियों में जितने बड़े नाले गिर रहे हैं ये प्रशासन की जिम्मेदारी पर है। लो लैंड एरिया में जितने भी कचरा निस्तारण किए जा रहे हैं सब प्रशासन की तारीफ तो प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में कर रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रशासन नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने ही लोगों की बुराई कैसे करूँगा। मैं सरकार पे और प्रशासन पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं उन स्थितियों की बात बता रहा हूँ जो हो रहा है। जब लो लैंड एरिया में हम ले आकर के कचरा निस्तारण करेंगे तो निश्चित रूप से नदियों और पानी पर उसका असर पड़ेगा। जनता अगर जागरूक हो जाए, आजमगढ़ की जनता उठ खड़ी हो जाए, तो आजमगढ़ की 2 दर्जन से ज़्यादा नदियाँ साफ सुथरी हो जाएंगी, यहाँ के जल तीर्थ सही हो जाएंगे। कितने लोग हैं जो नदियों पर कब्जा किए हुए हैं? क्या उन जनता से ज़्यादा हैं जो नदियों को साफ चाहते हैं? सही बात। कितने लोग हैं जो नदियों में कचरा फेंकते हैं? क्या उन लोगों से ज़्यादा हैं जो नदियों को साफ चाहते हैं? नहीं। ये सारे लोग उठ खड़े हों, कचरा निस्तारण के जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनका ये लोग पालन करें, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से आजमगढ़ की जनता एक मिसाल कायम कर सकती है, बना सकती है। एक ऐसी स्थितियां जिसके नाते आजमगढ़ का चरित्र सुधरा है पिछले कुछ सालों में, और सुधरेगा, अच्छे नाते जाने जाएंगे लोग। चलिए पवन जी, आपने हमसे बातचीत किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको आपके नए दायित्व के लिए भी ढेर सारी बधाई। और आप इसी तरह से मिल करके नेचर नेटवर्क के थ्रू पर्यावरण के लिए ढेर सारे काम करिए, जिससे हमारा आजमगढ़ शुद्ध हो सके। हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इसके लिए पूछ लेते हैं हमें बार बार, और बार बार पूछने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और CIB इंडिया न्यूज़ को भी। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।